वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, जो कि हमारे स्टेट के टॉपिक में है नदियाँ। और सभी चीज़ें हमारे सभी वीडियो स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। हर एक वीडियो जो है स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है देखने से, क्योंकि हर एक वीडियो जो है आपके स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। सामान्य ज्ञान के अब तक कितने टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, महाद्वीप का क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन आंसर आपके बाद में किए जाएंगे, बस सबसे पहले आप चीज़ों को जान लें, उनकी थ्योरी पढ़ लें। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तो बाद में वीडियो आते रहेंगे आपके। तो आपने महाद्वीपों को भी जान लिया, महाद्वीप के बारे में, अंतर्द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। मरुस्थल का भी वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, भारत के दर्रे और मरुस्थल, जलधाराएँ, घास भूमियाँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके सामान्य ज्ञान के, जो स्टेट के सिलेबस में हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जो कि नदियाँ दिया हुआ है स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में और डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और एक वीडियो में ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने में, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और क्योंकि नदी तंत्र होते हैं 3 प्रकार के, उनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं सभी को पढ़ना है बहुत डिटेल से। और जिनके क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेंगे। नदियों के क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे हम, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, तब हम नदियों का क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। 100-200 के आसपास हो सकते हैं नदियों के क्वेश्चन। तो आपकी जो है नदी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं अगर आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय से मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आवाज़ में अगर कुछ दिक्कत हो, आवाज़ क्लियर ना पहुंच रही हो, तो इसके लिए सॉरी। चलिए भारत का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि नदियों में सबसे पहले आता है अपवाह तंत्र। तो भारत का अपवाह तंत्र जो है, इसको पढ़ेंगे। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है, यानी जैसे कि जलधाराओं वाला जो आपने वीडियो देखा होगा हमारा, तो उसमें मैंने बताया है कि जो समुद्र के अंदर जो नदियाँ बहती हैं, तो जो जलधाराएँ होती हैं समुद्र वाली, तो वो एक नदी ही होती है। ये नदी जो होती हैं ये भूतल पर बहती हैं, वो समुद्र के अंदर बहती हैं। तो समुद्र के अंदर जो नदियाँ बहती हैं उसको नदी ना कहकर जलधारा कह दिया, क्योंकि अगर उसको हम नदी कहेंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि किस नदी की बात हो रही है, भूतल वाली नदी की बात हो रही है, समुद्र की नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो समुद्र के अंदर नदियाँ बहती हैं उसको जलधाराएँ नाम दिया गया। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, क्योंकि समुद्र के अंदर भी गर्म पानी की, ठंडे पानी की अलग अलग जलधाराएँ बहती हैं। मतलब समुद्र पर पानी होता है, फिर भी उसके अंदर अलग से पानी की धाराएँ बहती हैं, जो कि नदियाँ होती हैं, नदियाँ ही होती हैं वो, लेकिन उसको जलधाराएँ बोला गया। तो वो जो समुद्र के अंदर बहती हैं वो जलधाराएँ, और भूतल पर भी इसी तरह से बहती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, नदी कहते हैं। तो नदी क्या है, भूतल पर यानी ज़मीन पर बहने वाली, यानी प्रवाहित होने वाली एक जलधारा है ना। जो समुद्र के अंदर बहती है जलधारा, वो भी जलधारा है, और ये जो पृथ्वी ज़मीन पर बहती है वो भी जलधारा है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। देखिए, नदी क्या है, भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है, जिसका जो स्रोत है, यानी जिसके स्रोत हैं, कहाँ से वो बनती हैं, क्या है वो स्रोत, कौन होते हैं, झील होते हैं, हिमनद होते हैं। हिमनद मतलब ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, हिमनद होते हैं। झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती हैं कौन, नदियाँ। जो नदियाँ हैं जो ज़मीन पर प्रवाहित होती हैं, जो जलधाराएँ, उसको नदी कहते हैं। जो जलधाराएँ ज़मीन पर प्रवाहित होती हैं उसे नदी कहते हैं। और इनका स्रोत कौन होते हैं, झील होते हैं, हिमनद यानी ग्लेशियर होते हैं, झरने होते हैं, बारिश का पानी होता है, जो नदियों के स्रोत हैं। और ये किसी सागर या झील में गिर जाती हैं, ठीक है, नदियाँ। तो नदियों के बारे में आपने जाना, किसे नदी कहते हैं, कहाँ से, क्या स्रोत हैं इनके, और ये सभी हम पढ़ रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र में, ठीक है। अब देखिए, नदी 2 प्रकार की होती हैं। नदी, वैसे भारत की अगर नदियों को डिवाइड करें तो हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जल स्तर की स्थिति पढ़ रहे हैं, मतलब जो उनका
पानी है, जो नदियों का पानी है, उसके स्तर के आधार पर अगर हम बाँटें तो नदियों को 2 प्रकार से बाँट सकते हैं। जो नदियों को हमने 4 भाग आपको बताए कि भारत की नदियों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम जल स्तर की बात कर रहे हैं। तो नदियों का जो जल स्तर होता है, उनमें जो पानी होता है, उसके आधार पर अगर हम बाँटें, डिवाइड करें, तो नदियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली हैं सदानीरा नदियाँ और दूसरी हैं बरसाती नदियाँ। जी यहाँ पर या नहीं है, और होगा, ठीक है, ये या नहीं है और होगा यहाँ पर, यानी ये 2 हैं, सदानीरा और बरसाती नदियाँ 2 प्रकार की हैं। जल स्तर के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, सदानीरा नदियाँ और बरसाती नदियाँ। सदानीरा का मतलब क्या है? सदा नीरा यानी जिनमें सदा नीर रहे, सदा हमेशा, और नीर किसको कहते हैं? पानी को। पानी का, जल का पर्यायवाचक नीर है, सलिल है, तो नीर पानी को कहते हैं सदा नीरा। जिनमें सदा पानी रहे और सदा भरी रहें जो नदियाँ वर्ष भर, वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं। और बरसाती नदियाँ वो होती हैं जो बरसात पर निर्भर रहती हैं, तो वो होती हैं बरसाती नदियाँ। उनमें क्या होता है? बरसात कम होगी तो पानी कम हो जाता है, बरसात अच्छी होगी तो नदियाँ भर जाती हैं। वो होती हैं बरसात पर डिपेंड होती हैं, उनका जल स्तर घटता बढ़ता रहता है। और जो सदा नीरा नदियाँ हैं वो वर्ष भर यानी पूरे साल भरी रहती हैं और फुल पानी उनमें रहता है, वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं। अब देखिए, सदा नीरा नदियाँ जो हैं, जो मतलब जो वर्ष भर भरी रहती है, यानी सदा नीरा, जिनमें सदा नीर रहता है, वो नदियाँ जो हैं उनका स्रोत कौन है? झील हैं, झरने हैं, और क्या है? हिमनद यानी ग्लेशियर। ये किसके हैं? सदा नीरा नदियों के स्रोत हैं। झील, झरना, हिमनद, ये सभी सदा नीरा नदियों के स्रोत हैं और ये वर्ष भर जो हैं जल पूर्ण रहती हैं, जल पूर्ण रहती यानी जल से भरी रहती हैं। जबकि बरसाती नदियाँ बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं, मतलब बरसात होती है, अच्छी होती है तो नदियाँ भर जाती हैं, कम होती है तो पानी कम हो जाता है। अब देखिए, गंगा, यमुना, यहाँ पर यमुना है, ठीक है, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी कौन सी नदियाँ हैं? सदा नीरा नदियाँ हैं। यानी इनमें वर्ष भर पानी जो है बहता रहता है, वर्ष भर भरी रहती हैं। और इनका स्रोत कौन है? झील हैं, झरने हैं, ग्लेशियर हैं, ये सभी इनके स्रोत होते हैं जो सदा नीरा नदियाँ होती हैं। यानी कि गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो हैं सदा नीरा नदियाँ हैं। और इनके स्रोत अगर पूछे जाएँ तो इनके स्रोत होते हैं झील, झरना या ग्लेशियर, जिसको हिंदी में हिमनद कहेंगे, तो ये इनके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ है। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु तथा गंगा नदियाँ जो हैं उनकी घाटियों में विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यता का आविर्भाव हुआ। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या और कृषि का जो संकेंद्रण है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए अगली, नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जिनमें प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी हैं? नर्मदा, कावेरी और महानदी। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है? मैंने जो महाद्वीप वाला जो वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। चाहे वो प्रायद्वीप देश हो, चाहे वो प्रायद्वीप देश हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदी हो या प्रायद्वीपीय कुछ भी हो, प्रायद्वीप किसे कहते हैं वो उसमें बताया हुआ है मैंने। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। और जो उसकी प्रायद्वीपीय नदी हैं वो है नर्मदा, कावेरी, महानदी। और ये जो है तीनों, नर्मदा, कावेरी और महानदी, ये प्रायद्वीपीय नदी हैं। और ये किसकी प्रणाली हैं? हिमालय से निकलने वाली ये सभी जो है हिमालय से निकलने वाली एक प्रणाली है। जो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं वह हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और जिसकी प्रायद्वीपीय नदी हैं वो है नर्मदा, कावेरी और महानदी। इसको भी ध्यान रखें। सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों को डिटेल से पढ़ते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर, यानी जो बर्फ़ है यानी हिमानी जिसको बोलते हैं, और ग्लेशियर जिसको हिमनद बोलते हैं, के पिघलने से बनी हैं। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है, यानी कि ये होती हैं सदा नीरा नदियाँ। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो मोस्टली जो हैं लगभग सभी नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली हैं वो सदा नीरा नदियाँ हैं, क्योंकि ये बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं और इसमें जो है वर्ष भर पानी भरा रहता है, निरंतर प्रवाह बना रहता है, यानी कि निरंतर ये बहती रहती है और वर्ष भर जो है जल पूर्ण रहती हैं। ये नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं किससे बनी हैं? ये बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। और देखिए हिमालय की नदियों के बेसिन जो हैं, बेसिन कहते हैं मतलब किनारे को। तो जो हिमालय की नदियों के बेसिन हैं, ये जो किनारे हैं बहुत बड़े हैं और उनके जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं वह सैकड़ों हज़ारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यानी हिमालय की जो नदियों के किनारे हैं, मुहाने हैं यानी बेसिन है, वो बहुत बड़े हैं और उनके जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं वो सैकड़ों हज़ारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। इन नदी तंत्रों को ही हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। हिमालय की जो नदियां हैं उनको 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी टेस्ट में कि हिमालय की नदियों को कितने प्रमुख तंत्रों में विभाजित किया गया। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए चलें, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। मैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे। तो हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला तंत्र कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये किसके हैं? हिमालय की नदियाँ जो हैं उनके 3 प्रमुख तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों तंत्र जो हैं ये हिमालय की नदियों के हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन तीनों नदी तंत्रों का जो विकास है, इन तीनों नदी तंत्रों को, कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी तीनों जो तंत्र हैं उनका विकास अत्यंत विशाल नदी से हुआ है। यानी ये जो तीनों तंत्र हैं ये 3 अलग अलग तंत्र नहीं थे। पहले कभी ये एक नदी हुआ करती थी जिसका बाद में ये 3 तंत्रों में डिवाइड हो गई। तो इसका विकास जो है किससे हुआ है? एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है जिसे शिवलिक या हिंद ब्रह्मा कहते हैं। किस नदी से हुआ है? शिवलिक या हिंद ब्रह्मा नदी भी कहते हैं इसको, जिस नदी से इनका तीनों तंत्रों का विकास हुआ है। किस नदी से? शिवलिक या हिंद ब्रह्मा नदी से हुआ है। इसको शिवलिक या हिंद ब्रह्मा नदी भी कहा जाता है। यह नदी असम है यहाँ पर, ठीक है। यह नदी असम से पंजाब तक बहती है। कौन सी? शिवलिक या हिंद ब्रह्मा नदी असम से पंजाब तक बहती है और इसी नदी से क्या हुआ है? इन तीनों तंत्रों का विकास हुआ है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो ये नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान 3 नदी तंत्रों में बट गई। इस संबंध में जो वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, उनके मत जो हैं अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये जो प्लीस्टोसीन है, प्लाइस्टोसीन क्या है, प्लाइस्टोसीन काल क्या है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी। ये एक युग हुआ है जो आज से करीब 15 लाख से पहले का जो युग हुआ है, 15 लाख वर्ष से पहले का जो युग हुआ है उसे प्लाइस्टोसीन काल कहा गया है। उसके बारे में कभी डिटेल से कुछ बताऊं, क्योंकि इसके बारे में छोटे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, काफ़ी कुछ है इसमें। तो प्लाइस्टोसीन जो है एक युग हुआ है जो आज से लगभग 15 पॉइंट कुछ जो लाख वर्ष है उनसे पहले का जो युग हुआ है वो प्लाइस्टोसीन युग था। उसमें क्या हुआ, जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई और वर्तमान 3 नदी तंत्रों में बट गई। कौन से नदी 3 तंत्र हैं? जो हिमालय के 3 तंत्र हैं उनमें बट गई। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसमें जो है ये डिवाइड हो गई। अब क्या है, इसको अलग अलग पढ़ते हैं। जो नदी तंत्र हैं 3 नदी तंत्रों में बट गई ना, तो अब हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं।
इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है उसके अंतर्गत सिंधु और उसके सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। सिंधु जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ये जो निकट क्या है, ये चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक जो नदियाँ हैं वो सम्मिलित हैं। किसमें? सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है उससे निकलती हैं। ये 2880 किलोमीटर लंबी हैं। सिंधु नदी तंत्र में इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी की बात हो रही है यहाँ पे। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये कितनी लंबी है? ये 2880 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी तंत्र को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। दाईं ओर से जो नदी मिलती हैं, दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। ये सभी जो है दाईं ओर से मिलती हैं। यहाँ का सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं ये सभी दाईं ओर से मिलती हैं। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। और जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं वो देखिए, जो बाईं ओर से मिलती हैं वह है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम। ये सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। और भी हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं, जास्कर, स्यांग, शिगार और गिलगिट। ये सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। और सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और जो झेलम है इनकी संयुक्त धारा मिशन कोट के पास है। ठीक है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम की जो संयुक्त धारा ये मिशन कोट के पास है। और जास्कर, स्यांग, शिगार, गिलगिट ये सभी नदियाँ भी बाईं ओर से मिलती हैं। कहाँ? सिंधु में जो बाईं ओर से मिलती हैं ये हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और जास्कर, स्यांग, शिगार, गिलगिट ये सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। तो बाईं ओर वाली जो नदियाँ हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दाईं ओर वाली को भी ध्यान रखें। श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल ये सभी नदियाँ जो हैं दाईं ओर से मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसके सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज, रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। यानी जो 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ उसके अंतर्गत भारत जो है वो सिंधु व उसके सहायक नदियों में किसका? झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है। कौन? भारत। जबकि सतलज और रावी के कितने प्रतिशत जल को उपयोग कर सकता है? 80% जल को। ये जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था इसमें क्या है, भारत सिंधु और उसके सहायक नदियों के कितना प्रतिशत जल इस्तेमाल कर सकता है? झेलम और चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। किसके तहत? सिंधु जल समझौते 1960 के तहत। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। ये जो सिंधु नदी है आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा और आखिर तक, ये कहाँ मिल जाती है? जाकर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर और अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी? सिंधु नदी। अब जो सिंधु नदी में बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं आकर उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। और अभी हम सिंधु नदी तंत्र को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें अब हम पढ़ेंगे झेलम को। झेलम नदी को आज के वीडियो में हम पढ़ें अभी। और जो सभी सिंधु तंत्र वाली नदी हैं उनको सभी को आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले झेलम को। झेलम नदी जो है यह पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है और बहती हुई वुलर झील में मिलती है और अंत में जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। ये झेलम नदी का जो है इम्पॉर्टेंट है। झेलम नदी, इसको ध्यान से पढ़ें। झेलम नदी जो है यह पीर पंजाल पर्वत की श्रेणियों में शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पीर पंजाल पर्वत की श्रेणी में शेषनाग झील के पास जो वेरीनाग झरना है उससे निकलती है और बहती हुई वुलर झील जो है
वुलर झील में मिलती है और अंत में चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। जो किशन गंगा है ये किसकी सहायक नदी है? झेलम की। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। ये झेलम की सहायक नदी है। अब देखिए चिनाब। चिनाब नदी जो है यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इम्पॉर्टेंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो चिनाब नदी को कहते हैं। या इस तरह से आए कि चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं। ठीक है, ये जो नदी है कौन सी? चिनाब। चिनाब नदी जो है वह लाहुल में बड़ा लाचा दर्रा पड़ाया है। बड़ा लाचा दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा दर्रा। तो लाहुल में जो बड़ा लाचा दर्रा है इसके दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रभागा कहते हैं वहाँ हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। ठीक है, अब देखिए रावी। रावी नदी क्या है? इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के समीप है। यानी रोहतांग दर्रे का नाम भी चेंज हो गया इसलिए, लेकिन रोहतांग हर जगह इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे, क्योंकि कुछ जो है नाम चेंज हो गया है, पढ़ा भी सभी ने है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता है कि कौन से दर्रे की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर रोहतांग दर्रा लिखा है। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के समीप है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। रावी नदी पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है और पंजाब को पंजाब भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि 5 नदियों के कारण ही उसको पंजाब कहते हैं। पंज मीन्स 5 और आब मीन्स होता है पानी। आब जो है ये उर्दू शब्द है और आब मीन्स होता है पानी और पंज आब यानी 5 पानी यानी 5 नदियों की वजह से जो है उसको पंजाब नाम मिला है। और ये जो है सबसे छोटी है रावी। 5 नदियों में सबसे छोटी है रावी। नेक्स्ट है व्यास। व्यास नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है। व्यास नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड में जो है इसका उद्गम स्थल है व्यास का। यह सतलज की सहायक नदी है, बहुत ध्यान रखिएगा। जो सतलज की सहायक नदी कौन सी है? व्यास है। व्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। यह जो है कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी। अब देखिए सतलज नदी जो कि इम्पॉर्टेंट है। सतलज यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो ताल है राकस ताल से निकलती है और भारत में शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी। जो सतलज नदी है यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और भारत में शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलें। नदियों से आपके बहुत सारे टॉपिक निकल कर आएंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। अभी तो हमने केवल सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है, आगे गंगा नदी तंत्र भी पढ़ना है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनसे भी आपके बहुत सारे पॉइंट निकल कर आएंगे। आप देखिएगा इन नदी तंत्रों से ही आपके कितने पॉइंट निकल कर आते हैं। तो क्या है कि ये सतलज नदी जो है ये तिब्बत में जो है मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है और भारत में शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये शिवकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है। नदी किसे कहते हैं, नदियों के स्रोत कौन होते हैं, सदा नीरा नदियाँ, बरसाती नदियाँ क्या हैं, इनको जाना।
और जो 3 तंत्र हैं वो 3 तंत्रों का विकास किस नदी से हुआ है? शिवलिक या हिंदुवर्मा नदी से हुआ है, जो कि कभी एक नदी थी और इसके क्या हुआ कि इसका ये 3 तंत्रों में विभाजित हो गई। और ये नदी तंत्र 3 कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी 3 तंत्रों में बट गई, जिसमें हमने आज पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे, जिनसे आपके बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही फ्रेंड्स। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अगर आवाज़ में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।